Hello and welcome everyone. I am Dr. Ajit Chandan and today we are going to have the paper discussion for HST02 paper. ठीक है, तो ये जो रिसेंटली आपका पेपर कंडक्ट हुआ है HST02 उसका हम लोग आज पेपर डिस्कशन करने वाले हैं, द बायोलॉजी पार्ट ऑफ इट. ठीक है, और जो बायोलॉजी सेक्शन है वो आपका 91 से 180 तक है. विल स्टार्ट फ्रॉम 91 क्वेश्चन. तो आपका 91 जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग टू अदर एरियाज ऑफ ज्योग्राफी ब्रैकेट में हैबिटेट इज कॉल्ड. अगर आपने एवोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ रखा है तो ये एग्जैक्टली आपका एनसीईआरटी का लाइन है ना. और ये किसका डेफिनेशन है? अडैप्टिव रेडिएशन का. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड अडैप्टिव रेडिएशन. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 3, अडैप्टिव रेडिएशन. 92 Hugo de Vries brought forth the idea of mutation by doing his work on an organism. ऑप्शन है ड्रोसोफिला, पी इवनिंग प्रिमरोज या मस्टर्ड, है ना. तो अगेन ह्यूगो डे व्रीज ने म्यूटेशन थ्योरी दिया था एवोल्यूशन के लिए बेस्ड ऑन हिज वर्क ऑन ओइनोथेरा लामार्कियाना. ठीक है, जिसको कि कॉमनली हम क्या बोलते हैं? इवनिंग प्रिमरोज. ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इसका भी क्या है? ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 93 रीड द फॉलोइंग A to D4 स्टेटमेंट्स, है ना. तो कुछ स्टेटमेंट्स हैं और इसमें बताना है हाउ मेनी अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, है ना. तो कौन कौन से सही हैं वो बताना है. पहला ऑप्शन है ड्रायोपिथिकस वाज मोर एप लाइक. हाँ जी, बिल्कुल पता है ना. Dryopithecus and Ramapithecus ने Ramapithecus was more man-like and Dryopithecus was more ape-like. तो ये सही है. The first mammal were like shrew, है ना, tree shrew, छोटे छोटे, तो ये भी सही है. Ramapithecus and Dryopithecus were walked like chimpanzees and gorilla. हाँ जी, बिल्कुल ये भी सही बात है. दोनों more like gorilla and chimpanzee थे. हाँ, comparatively Ramapithecus was more man-like, है ना. man-like का मतलब कोई मत समझिएगा कि वो हमारे जैसे दिखते थे, नहीं, वो थे एप जैसे ही, लेकिन कॉम्परेटिवली रामापिथिकस वर मोर मैन लाइक. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है. फोर्थ बोल रहा है पॉपुलेशन आर ऑलवेज स्टेबल इन साइज थ्रू आउट द ईयर. ये तो नहीं होता, है ना. तो पॉपुलेशंस आर नॉट स्टेबल थ्रू आउट द ईयर, है ना. उनका जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जो साइज है, उसमें फ्लक्चुएशन होता है. ठीक है, ग्रेट. तो 3 स्टेटमेंट सही है, ए बी सी, इसीलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 94 स्टैनली मिलर ऑब्जर्व्ड द फॉर्मेशन ऑफ विच कंपाउंड इन हिज एक्सपेरिमेंट. याद करो, स्टैनली मिलर का एक्सपेरिमेंट, है ना, स्पार्क फ्लास्क एक्सपेरिमेंट. क्या किया था उन्होंने? ही टुक सम कंपाउंड्स, राइट. क्या क्या लिया था? वाटर के अंदर उन्होंने क्या लिया? मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन. किस रेशियो में? 2:1:2. और उनको मिला क्या था? अमाइनो एसिड्स, है ना, सिंपल अमाइनो एसिड्स, राइट. याद है ना. तो सिंपल अमाइनो एसिड्स मिले थे, और भी कुछ और कंपाउंड्स उनको मिले थे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में वो नहीं है. ऑप्शन है अमाइनो एसिड, प्रोटीन, नाइट्रोजनस बेस एंड पिगमेंट्स. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, अमाइनो एसिड्स. ठीक है, अमाइनो एसिड्स लाइक ग्लाइसिन. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 95, है ना. करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एरा इज, है ना. तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है उसका क्वेश्चन है ये. तो उसमें अगर आपको याद हो तो पूरी अर्थ की जो टाइमलाइन है उसको अलग अलग फ्रैगमेंट्स में हमने बांट रखा है ना. तो इयॉन्स हैं, एराज हैं, पीरियड्स हैं एंड एपॉक्स हैं. ओके, और पूरे अर्थ को हमने क्रोनोलॉजिकली 4 आपके एराज में बांटा है ना. प्रीकैम्ब्रियन, पैलियोजोइक, मेसोजोइक एंड सीनोजोइक. तो करेक्ट ऑर्डर क्या है? पैलियोजोइक, मेसोजोइक एंड देन सीनोजोइक. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 96 विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल शोज एनालॉजी, है ना. एनालॉजी कौन दिखा रहा है? हार्ट ऑफ बैट, ह्यूमन एंड डॉल्फिन. देखो, हार्ट एंड ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट शोज होमोलॉजी. तो पहला और दूसरा दोनों ही ऑप्शन गलत हो गया. थर्ड क्या है? फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन. यस, आपके एनसीईआरटी में भी ये एग्जांपल दिया हुआ है. द फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन इज एनालॉगस ऑर्गन. ठीक है, क्यों? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की वजह से बना है ये, इसीलिए ऑप्शन सही क्या आपका? ऑप्शन नंबर 3. 4 लिम्ब ऑफ मैमल्स, वो भी क्या है? होमोलॉजी को शो करता है.
Great. 97th question here. Which ancestor of man probably lived in East African grassland about 2 million years ago? Human evolution 2 million years ago कौन था? ऑस्ट्रेलोपिथिकस, है ना, या जिसको कहीं कहीं बुक में ऑस्ट्रेलोपिथिसीन्स भी लिखते हैं लोग, ठीक है। तो 2 मिलियन ईयर्स अगो ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में जो होमिनिड इवॉल्व हुए वो कौन थे? ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ऑप्शन नंबर 4। 98, which kind of animal breeding is not correctly matched with its utility? Okay, मैच देखो, to combine characters of two different species, interspecific hybridization, बिल्कुल सही बात है। To combine characters of two different breeds, cross breeding, ये भी सही बात है। To remove inbreeding depression, outcrossing, ये भी सही है। To obtain pure line, outbreeding, ये गलत है। क्यों? अगर आप आउटब्रीडिंग करोगे तो प्योर लाइन कभी भी नहीं मिलेगा आपको, हाइब्रिड्स मिलेंगे, राइट। प्योर लाइन ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं? कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग करते हैं। तो ये मिसमैच है, ये नॉट करेक्टली मैच्ड है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है आपके लिए। 99, हाउ मेनी फिशेज आर मरीन इन द लिस्ट गिवन बिलो? अब ये तो आपको याद रखना है। पहला है हिल्सा, हिल्सा इज व्हाट? मरीन वाटर फिश, है ना। इट शोज एनाड्रोमस माइग्रेशन टू रिवर्स, है ना, रिवर्स में आती है एग देने के लिए, एनाड्रोमस माइग्रेशन होता है इसमें, तो हिल्सा है। रोहू, रोहू तो फ्रेश वाटर है तो ये नहीं है। सार्डाइंस, मैक्रेल एंड पॉम्फ्रेट, तीनों क्या है? तीनों मरीन है। कैटला, कैटला कैटला फ्रेश वाटर होती है। और सालमन, जो एडल्ट सालमन है वो कहाँ रहती है? सलाइन वाटर में, है ना, तो वो भी क्या है? मरीन है। तो 3, हिल्सा, सार्डाइन, मैक्रेल, पॉम्फ्रेट एंड सालमन, these 5 are what? Marine fishes. So option number 4. 100, which of the following pair is cannabinoids? है ना, तो इनमें से कौन सा पेयर जो है वो कैनाबिनोइड्स का है? भांग एंड एलएसडी, भांग इज कैनाबिनोइड, एलएसडी इज नॉट, है ना, लाइसर्जिक एसिड ये नहीं है। चरस एंड धतूरा नहीं है, धतूरा आ गया है। मारिजुआना एंड हसीस, मारिजुआना एंड हसीस बोथ आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैनबिस सटाइवा, है ना, और ये दोनों क्या है? कैनाबिनोइड्स हैं, इसीलिए ये आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। लास्ट ऑप्शन है मैरिजुआना एंड एलएसडी, अगेन एलएसडी आ गया है तो ये नहीं होगा। 101, डैश is responsible for the disease dash in human which infects the large intestine. ठीक है, चलो ऑप्शन देखते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, न्यूमोनिया, पेयर तो सही है लेकिन ये लार्ज इंटेस्टाइन का तो पैरासाइट नहीं है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट नहीं करता, गलत हो गया। राइनोवायरस कॉमन कोल्ड, अगेन गलत हो गया। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, अमीबियसिस, बिल्कुल सही है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है वो अमीबियसिस कॉज करता है। कहाँ कॉज करता है? किसको इन्फेक्ट करता है? लार्ज इंटेस्टाइन को। तो ये आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। साल्मोनेला, टाइफी, डिसेंट्री ये भी नहीं होगा। 102, which of the following is not an acquired immune cell? है ना, अब ये ना क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ऑप्शन देखो, किलर टी सेल, इट इज इम्यून सेल, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में काम आता है, बिल्कुल एक्वायर्ड इम्यून सेल है। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी सेल थोड़ी होता है। एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी इज globular protein which is secreted by the B lymphocytes, right? तो antibody is not a cell, तो ये क्या हो गया? यही आपका सही आंसर हो गया, करेक्ट। इट इज नॉट एन एक्वायर्ड इम्यून सेल, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। बाकी बी लिम्फोसाइट एंड टी हेल्पर सेल्स भी क्या है? लिम्फोसाइट्स हैं। 103, फाइंड ऑड वन आउट अबाउट कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीजेस। ठीक है, तो यहाँ पे 4 जो ऑप्शन है ये ऐसे डिजीजेज हैं जो कि कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से स्प्रेड होते हैं। इनमें से आपको बताना है कि ऑड वन आउट कौन सा है। अच्छा, सीजेलियोसिस, एस्केरियासिस, हेपेटाइटिस बी एंड अमीबियासिस। अब देखो 1, 2 एंड 4 जो ऑप्शन है ना, ये सब आपका प्रोटिस्ट से हो रहा है, जबकि हेपेटाइटिस बी नहीं हो रहा है, इसीलिए ये क्या है? ऑड वन आउट है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। 104, ठीक है, या फिर आप
ऐसे भी कर सकते हो कि हेपेटाइटिस बी जो है इसका टारगेट ऑर्गन लीवर है, उस बेसिस पर भी ये क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट हो जाएगा। तो दोनों में से किसी बेसिस पर लोगे तो ये ऑड वन आउट हो जाएगा। 104 cells of malignant tumor are invading and damaging the surrounding normal tissue. The most feared property of malignant tumor is, है ना, oncogenic transformation, मेटाक्रोसिस, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन या मेटास्टेसिस। देखो जो सबसे फियर्ड प्रॉपर्टी होती है ट्यूमर की वो होती है मेटास्टेसिस। इसकी वजह से ना इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ट्रीट कैंसर। क्यों? आप प्राइमरी ट्यूमर साइट को ट्रीट करने चलो, पता चलेगा कि थोड़े दिनों में वो ऑलरेडी सेल्स डिसलॉज होकर के मेटास्टेसिस करके दूसरे ऑर्गन में चले गए हैं और थोड़े दिनों के बाद वहाँ पे एक नया ट्यूमर डेवलप हो गया। समझ में आ रहा है? सो इट इज़ द मेटास्टेसिस जिसकी वजह से कैंसर ट्रीटमेंट इज वेरी डिफिकल्ट। ओके, सो आपका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। ओके, चलिए, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की वजह से ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है ना, लेकिन वो एक्चुअली इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है जितना कि मेटास्टेसिस है ना, फॉर द बैड प्रोग्नोसिस ऑफ दिस डिजीज। इसीलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। 105 मैच द फॉलोइंग है। वुचरेरिया मलाई, वुचरेरिया मलाई क्या करेगा? एलिफेंटियासिस। वो क्या है? एक क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ ऑर्गन कॉज करता है, इसीलिए ए विल मैच विथ सेकंड। ट्रिपोनिमा पैलिडम सिफिलिस कॉज करता है, राइनो वायरस कॉमन कोल्ड कॉज करता है, एंड हेपेटाइटिस बी वायरस हेपेटिक कार्सिनोमा। ठीक है, तो करेक्ट मैच क्या हो जाएगा आपके लिए? ऑप्शन नंबर 3। 106 the body is able to differentiate self and non-self. Rejection of non-self organs can be prevented by, है ना। तो रिजेक्शन जो होता है वो बेसिकली होता है बिकॉज ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, है ना, और इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय सप्रेसिंग द इम्यून रिस्पॉन्स, है ना। और इसके लिए हम क्या करते हैं? इम्यूनोसप्रेसेंट्स का डोज देते हैं इन ऑल दोज पेशेंट्स विच हैव अंडरगॉन ऑर्गन ट्रांसप्लांट। यही करते हैं ना। तो जो को भी हमने ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया है उसको हम साथ में क्या करते हैं? इम्यूनोसप्रेसेंट देते हैं कुछ दिनों तक, ताकि वो जो नया ग्राफ्टेड ऑर्गन है उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स ना हो, इट गेट्स सम टाइम, और वो बॉडी जो है उसको क्या कर ले? उसको अडैप्ट कर ले। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4th इम्यूनोसप्रेसेंट्स। 107 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? पहला है हेरोइन सेडेटिव, हाँ जी होता है ना, हेरोइन इज अ सेडेटिव। मारुआना हेलुसिनोजन, बिल्कुल सही बात है। एम्फिटामाइन स्टिमुलेंट, ये भी सही है। एलएसडी कैनाबिनॉइड, अब एलएसडी कैनाबिनॉइड नहीं है, हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, है ना। एलएसडी आपको कहाँ से मिलता है? अर्गॉट से, है ना, अर्गॉट ऑफ राई, क्लैविसेप्स पुरपुरिया, है ना, अर्गॉट ऑफ क्लैविसेप्स पुरपुरिया से मिलता है हमको। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी ऑफ दिस फंजाई, ये कैनबिस सटाइवा से नहीं मिलता, इसलिए ये कैनाबिनॉइड नहीं है। सो दिस इज रॉन्ग मैच, ऑप्शन नंबर 4। 108 निकोटीन स्टिमुलेट्स एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज डैश एंड डैश विच डैश ब्लड प्रेशर, है ना। तो देखो जो निकोटीन है ये एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। ठीक है, एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन, समझ में आ रहा है। और इसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। करेक्ट, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 विच इज नॉट ट्रू अबाउट एंजियोस्पर्म्स, है ना, प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं। स्पोरोफाइटिक मेन प्लांट बॉडी, बिल्कुल सही है ना, 2n होता है ना, डिप्लॉइड। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये भी सही है। पॉलिनेशन एट 2 और 3 सेल्ड स्टेज, हाँ जी, एंजियोस्पर्म्स में जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं दे आर पॉलिनेटेड एट 2 और 3 सेल्ड स्टेज, है ना। एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव 2 सेल, या फिर एक वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल फिर क्या करता है? डिवाइड कर जाता है 2 पार्ट में, है ना। इक्वल माइटोसिस वहाँ पे होता है, तो 3 सेल्ड स्टेज करेक्ट, तो या तो 2 या 3 सेल में होता है, तो ये भी सही है। 4th प्रोड्यूस ओनली 1 टाइप ऑफ स्पोर्स और दे आर होमोस्पोरस, अब ये तो गलत है ना। तो इनकरेक्ट क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। 110 which of the following is hygroscopic in nature and helps in dehiscence of anther, है ना। ऑप्शन देखो, epidermis,
मिडिल लेयर्स, एंडोथीसियम एंड टैपेटम। अगर आपको एंथर वॉल का स्ट्रक्चर याद है ना, एंथर वॉल, तो यहाँ पे क्या था, एपिडर्मिस के सेल्स थे, रिमेंबर, और इसके नीचे आपका क्या था, एंडोथेसियम के लेयर्स थे, है ना, जो कि बड़े बड़े सेल्स हैं, और इनके ऊपर थिकनिंग है ना, और इसके नीचे फिर क्या थे, मिडिल लेयर के सेल्स थे, 2 to 3 लेयर्स में, यहाँ पे क्या था, मिडिल लेयर के सेल्स थे, करेक्ट, और फिर आपका क्या था, टैपिटल सेल्स था, जिससे कि आपका पॉलन सैक बन रहा था, ठीक है। अब इसमें जो एंडोथेसियम की लेयर होती है ना, ये हाइग्रोस्कोपिक होती है, ये कैसी होती है, हाइग्रोस्कोपिक, और दिस नेचर ऑफ एंडोथेसियम क्रिएट्स अ प्रेशर फॉर द डेहिसेंस ऑफ एंथर, इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, एंडोथेसियम, राइट। ओके, 111, यहाँ पे कुछ इमेजेस दिए हुए हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी के बुक से हैं, और आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, है ना। करेक्ट आइडेंटिफिकेशन फॉर ए, बी एंड सी तीनों इमेज के लिए है। तो ए क्या है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो, अगर आपको याद है एनसीईआरटी, अगर आपने ढंग से पढ़ा है, तो ए जो है दैट इज गाइनोशियम ऑफ हिबिस्कस, है ना, मालवेसी फैमिली। हिबिस्कस जो है चाइना रोज, उसका ये क्या है, गाइनोशियम है। जो बी है वो क्या है, इट इज सिनकार्पस गाइनोशियम ऑफ पेपरवर सोमनिफेरम, ओके, पॉपी प्लांट। और जो थर्ड है वो क्या है, इट इज एपोकार्पस गाइनोशियम ऑफ माइकेलिया, ओके। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन नंबर 1, है ना, मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है ये। चलो 112, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैविंग मोनोसियस कंडीशन। देखो मोनोसियस कंडीशन बोल रहा है ना, मोनोसियस कंडीशन का मतलब क्या होता है, मेल एंड फीमेल बोथ सेक्स ऑर्गन्स ऑन द सेम प्लांट, है ना, यानी कि मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर दोनों ही प्लांट पे होंगे, या फिर सीधा बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, समझ में आ रहा है। अगर यूनिसेक्सुअल होंगे तो दोनों प्लांट, दोनों मेल और फीमेल फ्लावर दोनों ही सेम प्लांट पे होने चाहिए। ऑप्शन देखो, कैस्टर, कुकुरबिट्स, कोकोनट। अब देखो ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, मोनोसियस प्लांट्स हैं, ये तीनों के तीनों क्या है, मोनोसियस हैं, ओके। सेकंड देखो, पपाया, डेट पाम, साइकस। अब पपाया, डेट पाम और साइकस, इन तीनों में आपको मेल प्लांट अलग होते हैं, फीमेल प्लांट अलग होते हैं। मेल प्लांट पे सिर्फ मेल फ्लावर होंगे और फीमेल प्लांट पे सिर्फ फीमेल फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। थर्ड, पपाया, कैस्टर, डेट पाम। अब इसमें पपाया तो नहीं है, ठीक है, डेट पाम भी नहीं है। फोर्थ है पपाया, पी पपाया वैलिसनेरिया, ओके। तो अगेन ये भी नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। 113, following characters can be regarded as contrivances for cross pollination, but which one of them is not correct in this respect, है ना। तो बेसिकली जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि जो भी यहाँ पे कैरेक्टर्स दिए हुए हैं नीचे ऑप्शंस में, ये सारे जो हैं ये ऐसी चीजें हैं जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती हैं, है ना। दीज आर द डिवाइसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, दीज आर कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन इनमें से कौन सा सही नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट नहीं करता है, ठीक है, या क्रॉस पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, ठीक है। पहला डिक्लिनी और यूनिसेक्सुअलिटी, ये तो क्रॉस पॉलिनेशन करवाता है। कैस्मोगैमी और एंथेसिस, ये भी कराता है। प्रोटैंड्री। फोर्थ है ऑप्शन होमोगैमी, है ना, होमोगैमी। होमोगैमी जब कंडीशन होगा तो उसमें ज़्यादा चांसेस क्या होंगे, सेल्फ फर्टिलाइजेशन के, क्रॉस फर्टिलाइजेशन के तो चांसेस नहीं होंगे होमोगैमी में, ठीक है। इसीलिए जो होमोगैमी है वो क्रॉस पॉलिनेशन नहीं करने देता, वो किसको फेवर करेगा ज़्यादा, सेल्फ पॉलिनेशन को। ऐसा नहीं कि क्रॉस पॉलिनेशन नहीं करने देगा, बट वो क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर नहीं करता है। किसको फेवर करेगा, सेल्फ पॉलिनेशन को। इसीलिए आपका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4। 114, wind pollination is also called anemophily, which character is not correct for this type of pollination, है ना। attractive flowers with less fragrance, देखो ऐसे फ्लावर्स जिसमें अनीमोफिली होना है ना,
उनको अट्रैक्टिव क्यों होना है? अट्रैक्टिव तो ऐसे फ्लावर्स को होना है ना जिसमें कि पॉलिनेशन बाय एनिमल्स हो रहा है या पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स हो रहा है मेनली, ठीक है, टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटिंग एजेंट। लेकिन यहाँ पे तो विंड है, ठीक है, इसीलिए ऐसे फ्लावर्स यूजुअली क्या होते हैं, they are light white colored but they produce large amount of pollen grains, है ना, they have hairy and sticky stigma, ठीक है, feathery stigma, ये सब कुछ होता है ना। तो इनमें से पूछ रहा है कि विंड पॉलिनेशन के लिए कौन से नॉट करेक्ट कैरेक्टर्स हैं, है ना। पहला अट्रैक्टिव फ्लावर्स एंड विथ लेस फ्रेग्रेंस, तो ये तो नहीं है, यही आपका क्या है करेक्ट आंसर भी है। ऑप्शन सेकंड जो है दैट इज एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स, वो तो वो प्रोड्यूस करते ही हैं, है ना। एंड दीज पॉलन्स आर वेरी लाइट, ड्राई एंड डस्टी। थर्ड है हेयरी एंड स्टिकी स्टिग्मा, वो भी कैरेक्टर है एनिमोफिलस फ्लावर का। एंड फ्लावर्स आर जनरली यूनिसेक्सुअल, दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ एनिमोफिलस फ्लावर, ठीक है। तो जो ऑप्शन 1 है दैट इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ एनिमोफिलस फ्लावर, दैट इज योर राइट आंसर। 115, फाइंड द इनकरेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, है ना। पहला वैलिस्नेरिया, सिराटोफाइलम एंड जोस्टेरा आर हाइड्रोफिलस प्लांट्स। हाँ जी, ये जो वैलिस्नेरिया है ना, सिराटोफाइलम है या जोस्टेरा है, ये सारे के सारे क्या हैं, वाटर एक्वेटिक प्लांट्स हैं, दीज आर हाइड्रोफिलस प्लांट्स, करेक्ट। Pollination by birds and ants are called Myrmecophily and Ornithophily respectively. हाँ, ये उल्टा नहीं हो गया? देखो, pollination by birds को बोलते हैं Ornithophily and pollination by ants को क्या बोलते हैं, Myrmecophily। तो यहाँ पे उल्टा लिख दिया है, इसीलिए ये क्या हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया है, और यही आपका करेक्ट आंसर भी है। थर्ड बोल रहा है Entomophily is found in Salvia, डॉग फ्लावर, बिल्कुल होता है ना, लीवर मैकेनिज्म वाला। एंड फोर्थ इज पेटलोइड ब्रैक्ट इज फाउंड इन बोगनविलिया, ये भी सही है। तो इनकरेक्ट क्या है, ऑप्शन नंबर 2। 116, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वैरायटी ऑफ व्हीट हैज बीन यूज्ड एज अ डोनर फॉर इंप्रूविंग प्रोटीन कंटेंट इन कल्टिवेटेड व्हीट। ओके, ऑप्शन देखो, सोनालिका, हिमगिरी, कल्याण सोना, एटलस 66। चारों ऑप्शंस जो हैं वो व्हीट की ही वैरायटीज हैं, ओके। लेकिन इनमें से एटलस 66 जो वैरायटी है उसको हम यूज करते हैं एज अ डोनर फॉर इंप्रूविंग द प्रोटीन कंटेंट, एटलस 66, ओके, दैट इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। 117, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन। स्पाइरुलिना करते हैं, क्लोरेला करते हैं, ईस्ट भी करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम को हम लोग एज अ फूड सोर्स यूज नहीं करते, है ना। तो ये सिंगल सेल प्रोटीन के लिए भी हम इसको यूज नहीं करते, और यही आपका राइट आंसर है। 118, परभानी क्रांति, ओके, इज अ वैरायटी ऑफ भिंडी, ओखरा, है ना, एंड रेसिस्टेंट टू येलो मोजाइक वायरस, बिल्कुल करेक्ट है। दिस वैरायटी वाज डेवलप्ड थ्रू, है ना, तो इस वैरायटी को हमने कैसे डेवलप किया था, ये क्वेश्चन है ना। अगेन एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, और इसको हमने म्यूटेशन से नहीं बनाया था, पॉलीप्लोइडी से भी नहीं बनाया था, सिलेक्शन से भी नहीं बनाया था, हमने इसको कैसे बनाया था, थ्रू हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन, ओके। सो ऑप्शन नंबर 4। 119, सेलेक्ट द करेक्ट मैच, ओके। पहला पूसा स्वर्णिम, ब्रासिका, बिल्कुल सही बात है ना, मस्टर्ड की एक वैरायटी है पूसा स्वर्णिम, है ना, तो ये करेक्ट मैच है। दूसरा भी पढ़ लेते हैं, हिमगिरी राइस, हिमगिरी इज अ वैरायटी ऑफ व्हाट, व्हीट। परभानी क्रांति अभी पढ़ा था, भिंडी का है, व्हीट का नहीं है, तो ये भी गलत है। जयन रत्ना राइस की वैरायटी है, शुगर केन की नहीं, ओके, इसकी सैक्रोमाइसिस ऑफिसिनालिस है, तो ये तो गड़बड़ हो गया, है ना। तो करेक्ट मैच क्या है, ऑप्शन नंबर 1, पूसा स्वर्णिम, ब्रासिका, ओके। 120, पोमैटो इज फॉर्म्ड बाय, है ना, तो पोमैटो ये जो हाइब्रिड है इसको हमने कैसे बनाया था, तो अगर आपको याद हो, पोमैटो को हमने बनाया था सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से, और इसके लिए हमने क्या किया था, प्रोटोप्लास्ट ऑफ पोटैटो एंड टोमेटो का फ्यूजन कराया था, ठीक है, इसीलिए करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। 121, वेयर इज द सेकेंडरी पोलर बॉडी फॉर्म्स ड्यूरिंग oogenesis इन ह्यूमंस, है ना, oogenesis फॉर्मेशन ऑफ द ओवम और द egg cell
इन ह्यूमंस, है ना। तो ये जो प्रोसेस है oogenesis का फीमेल में, ह्यूमन फीमेल में, उसमें सेकंड पोलर बॉडी कब बनता है? सेकंड पोलर बॉडी कब बनेगा? सेकंड पोलर बॉडी बनेगा मियोसिस 2 के कंप्लीशन पे, है ना। और मियोसिस 2 जो है वो कब कंप्लीट होता है? जब फर्टिलाइजेशन होता है। कहाँ पे? इन दी फैलोपियन ट्यूब। इसीलिए करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। 122 मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड चूज द करेक्ट आंसर। हेड ऑफ स्पर्म, नेक ऑफ स्पर्म, मिडिल पीस ऑफ स्पर्म एंड टेल ऑफ स्पर्म, है ना। ऑप्शन है एक्सियल फिलामेंट, एक्रोसोम, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड नेबेनकोन। देखो हेड ऑफ स्पर्म, हेड ऑफ स्पर्म पे क्या होता है? एक्रोसोम, सही है। नेक ऑफ स्पर्म, वहां पे क्या होता है? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, है ना, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। मिडिल पीस ऑफ स्पर्म हैव अ लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और इसी को हमने क्या कह दिया? नेबेनकोन। टेल ऑफ स्पर्म हैज एक्सियल फिलामेंट, है ना, फ्लैजेला। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। 123 read the following statement related to menstrual cycle. In human females, menstruation is repeated at an average interval of about 28 to 29 days. बिल्कुल सही बात है ना, menstrual cycle 28-29 दिन का ही तो होता है, तो सही है। Second, the cycle starts with secretory phase. नहीं जी, the cycle starts with bleeding phase. सेक्रेटरी फेज तो 14वें दिन के बाद आता है, जब कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, ल्यूटियल फेज। ओके, तो ये गलत है। LH and FSH attains a peak level in the middle of the cycle. बिल्कुल सही बात है। LH सर्ज होता है ना, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन होता है। कब होता है? 14th day, that is the middle of the cycle. So this is correct. Fourth, it is a reproductive cycle of all female mammals. All female mammals? बिल्कुल नहीं। नॉन प्राइमेट्स, काउज, बफेलोज, इनको देखो, इनमें क्या होता है? हीट साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता। तो ये भी क्या है? गलत है। तो कितने सही हैं? फर्स्ट एंड थर्ड, ओनली 2। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। 124 कंसिडर द फॉलोइंग हार्मोन्स: GnRH, LH, FSH, estrogen, progesterone. How many above hormone is or are maintained at high level during hormonal method of बर्थ कंट्रोल, है ना। तो हार्मोनल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल बेसिकली हम कैसे करते हैं? ओरल पिल्स से मेनली, है ना। और इन पिल्स में कंपोजिशन क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। आंसर क्या हो गया? कितने हो गए? 2। इसीलिए करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 4। 125 ट्रोफोब्लास्ट्स आर द सेल्स व्हिच आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ, है ना। ट्रोफोब्लास्ट की बात कर रहे हैं हम। कहाँ चले गए? एम्ब्रियो में, ठीक है। और एम्ब्रियो में जो आउटर लेयर ऑफ सेल्स हैं उनको हमने क्या कहा था? ट्रोफोब्लास्ट्स, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट। नाउ ये जो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स होते हैं ये कभी भी एम्ब्रियोनिक लेयर्स का फॉर्मेशन नहीं करते। जो जर्म लेयर्स होते हैं 3, एक्टो, मेसो एंड एंडोडर्म, इनका फॉर्मेशन इन ट्रोफोब्लास्ट से नहीं होता है ना। देखते हैं ऑप्शन क्या बोल रहा है कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ फीटल पार्ट ऑफ प्लासेंटा। फीटल पार्ट ऑफ प्लासेंटा डेवलप होता है कोरियोनिक विलाई से, है ना, इन्हीं सेल से, ट्रोफोब्लास्ट से, कोरियोनिक विलाई। तो फर्स्ट भी है, सेकंड भी है। थर्ड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, वो भी किससे बनता है? आपका ट्रोफोब्लास्ट से। फोर्थ है एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ये कभी भी ट्रोफोब्लास्ट से नहीं बनता है, और यही आपका करेक्ट आंसर है। 126 फाइंड आउट द करेक्ट मैच। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल, ओवरी एंड यूट्रस। ओवरी तो है, यूट्रस इज नॉट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, गलत है। मेल एसेसरी ग्लैंड्स, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बो यूरेथ्रल एंड बार्थ, दोनों आ गया, ये नहीं है। मॉन्स प्यूबिस, इट इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर इन फीमेल। यस, दैट इज द राइट थिंग, है ना, ये करेक्ट स्टेटमेंट है मॉन्स प्यूबिस के बारे में। और फोर्थ है LNG-20, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। LNG-20 इज एन इम्प्लांट, तो ये भी गलत है ना। तो करेक्ट क्या है? ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 127 फाइंड द इनकरेक्ट मैच। रोल ऑफ लेडिक सेल्स ऑफ टेस्टिस, सिंथेसिस ऑफ एंड्रोजन। बिल्कुल सही बात है ना। एंड्रोजन का फॉर्मेशन करते हैं ये लेडिक सेल्स, है ना, इंटरस्टिशियल सेल्स भी इनको बोलते हैं, तो करेक्ट है। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटिड्स टू स्पर्म, ये भी सही है ना। एट द एंड ऑफ 6 months ऑफ प्रेगनेंसी, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस। नहीं जी, मूवमेंट का फीटस इससे पहले ही चालू हो जाता है ना, ठीक है।
दिस इज इनकरेक्ट, है ना, आपका 5th मंथ के आसपास ही चालू हो जाता है, उससे पहले ही चालू हो जाता है। 4th, बैरियर मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड कॉन्डम, ये भी सही है। तो इनकरेक्ट मैच क्या है? ऑप्शन नंबर 3। 128, which type of productivity of producers can be used by other trophic levels, है ना, बहुत ध्यान से पढ़ो, है ना। तो प्रोडक्टिविटी, जो प्रोड्यूसर जो भी प्रोड्यूस करते हैं, जितना भी कार्बन फिक्स करते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और जितना उन्होंने प्रोड्यूस किया है उसका कुछ अमाउंट वो खुद के लिए यूज करते हैं, अपने रेस्पिरेटरी प्रोसेस में यूज कर लेते हैं, रेस्पिरेटरी लॉस जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो जितना उन्होंने बनाया उसमें से खुद कुछ यूटिलाइज कर लिया, जो बचा वही अवेलेबल होगा ना नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के लिए या अदर ट्रॉफिक लेवल के लिए, है ना। और जो बचा वो क्या है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसीलिए आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 NPP। 129, इन एरिया और सीजन्स ऑफ लेसर सोलर रेडिएशन, है ना, ऐसे एरिया जहाँ पे कि सनलाइट कम पड़ती है, स्मॉग फॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट एंड द एयर इज रेफर्ड टू एज, क्या बोलते हैं? अगर आपको याद हो, हम क्या बोलते हैं इसको? ग्रे एयर, है ना, ऑप्शन नंबर 2। 130, फेवरेबल morphological and physiological responses to changing environment is called। देखो यहाँ पे बोल रहा है ना फेवरेबल मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स, मतलब हम ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके, टेम्पररी रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं। तो इनको हम क्या बोलेंगे? इसको प्री एडेप्टेशन नहीं, इकोटाइप वो तो अलग ही चीज है, फॉर्मेशन ऑफ इकोफीन वो तो फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी वाली बात हो गई। 4th है एक्लिमेटाइजेशन, हाँ जी, ये जो एडजस्टमेंट्स होते हैं ना आपका फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल लेवल पे, इनको हम क्या बोलते हैं? एक्लिमेटाइजेशन। इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, इट इज एक्लिमेटाइजेशन, ठीक है, ओके। जैसे कि व्हाइल गोइंग अप द हिल हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है, राइट, आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ये सब क्या है? एक्लिमेटाइजेशन है, ओके, ग्रेट। 131, choose the incorrect match, marsh, grass-like plants, swamp, tree or shrub domination, alpha diversity, diversity between two communities, and 4th है estuaries, highly productive ecosystem। okay, अब देखो estuaries are highly productive ecosystem, लेकिन अगर आप अल्फा डाइवर्सिटी की बात कर रहे हो ना, तो याद रखिए कि डाइवर्सिटी एज पर RH वाइटेकर 3 तरह की है, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी एंड गामा डाइवर्सिटी, ठीक है। देख लो यहाँ पे अल्फा डाइवर्सिटी, ये होता है विदिन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, डाइवर्सिटी विदिन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, है ना, ये क्या है? विदिन अ कम्युनिटी, ठीक है। बीटा डाइवर्सिटी क्या होती है? बीटा डाइवर्सिटी होती है इन बिटवीन टू कम्युनिटीज, ठीक है। तो दो कम्युनिटी यानी कि दो बायोलॉजिकल कम्युनिटी की बात कर रहा हूं, यानी कि दोनों का हैबिटेट, ज्योग्राफिकल एरिया क्या हो गया? अलग हो गया ना। और गामा डाइवर्सिटी क्या होती है? गामा डाइवर्सिटी और लार्जर लेवल पे होती है, इट इज डाइवर्सिटी एट द लेवल ऑफ लैंडस्केप, समझ में आ रहा है? तो लैंडस्केप लेवल पे जो डाइवर्सिटी होती है उसको हम बोलते हैं गामा डाइवर्सिटी, बिटवीन द कम्युनिटीज बीटा डाइवर्सिटी एंड विदिन अ कम्युनिटी अल्फा डाइवर्सिटी, समझ में आ रहा है? तो अब देखो जो अल्फा डाइवर्सिटी इसमें लिखा हुआ है डाइवर्सिटी बिटवीन टू कम्युनिटीज, ये तो गलत है ना, ये तो बीटा के बारे में बात कर रहे हैं, और यही आपका इनकरेक्ट मैच भी है और करेक्ट आंसर भी है। ग्रेट, ओके। चलिए अब हम बात करेंगे 132, आउट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ वेरियस इकोसिस्टम सर्विसेज, है ना, द सॉइल फॉर्मेशन अकाउंट्स फॉर अबाउट, अब याद करो रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा, इन्होंने क्या किया था? जो भी इकोलॉजिकल सर्विसेज हैं, ही ट्राइड टू पुट अ प्राइस टू इट, है ना। तो जो भी इकोलॉजिकल सर्विसेज हैं उनके लिए वैल्यू, कितनी वैल्यू होनी चाहिए उसका एक एस्टिमेट दिया है ना। और उस एस्टिमेट के हिसाब से सॉइल फॉर्मेशन जो है वो अकेले 50% ऑफ द कॉस्ट को कंट्रीब्यूट करता है, नहीं कितना?
50%, इसीलिए करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। ओके, जो 33 ट्रिलियन यूएसडी उन्होंने बोला है ना, उसका 50% है ना, कहाँ जाना चाहिए? सॉइल फॉर्मेशन को। चलिए 133, यहाँ पे आपको एक इकोलॉजिकल पिरामिड दिया हुआ है, ठीक है, और पूछ रहा है कि ये पिरामिड किसका है? ऑप्शन है पिरामिड ऑफ नंबर इन अ ग्रासलैंड। देखो, पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इज ऑलवेज अपराइट, है ना, और ये जो पिरामिड दिख रहा है वो कैसा है? स्पिंडल शेप, ठीक है, इसीलिए ये तो नहीं होगा। पिरामिड ऑफ बायोमास इन लेक, पिरामिड ऑफ बायोमास इन लेक कैसा होता है? इन्वर्टेड, इसलिए ये भी नहीं होगा। पिरामिड ऑफ बायोमास इन ओशन, सेम। पिरामिड ऑफ नंबर इन ट्री इकोसिस्टम, जो ट्री इकोसिस्टम होती है उसका जो पिरामिड होता है वो कैसा होता है? पिरामिड ऑफ नंबर स्पिंडल शेप होता है, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी में देखो लिखा हुआ है कि मान लीजिए एक ट्री है और ट्री के ऊपर बहुत सारे क्या होंगे? इंसेक्ट्स, राइट, और इंसेक्ट्स को कौन फीड करेगा? स्मॉल बर्ड्स, और इन स्मॉल बर्ड्स को कौन खा रहा है? लार्जर बर्ड्स लाइक हॉक्स, राइट। अगर आप एक नंबर देने की कोशिश करें तो मान लो कि एक ट्री है, एक ट्री के ऊपर हो सकता है कि देयर कुड बी थाउजेंड्स ऑफ इंसेक्ट्स, और इन थाउजेंड्स ऑफ इंसेक्ट्स को कौन फीड कर रहा है? मे बी सम टेंस ऑफ बर्ड्स, और इन टेंस ऑफ बर्ड्स के लिए हो सकता है एक या दो हॉक हो। समझ में आ रहा है? सो नाउ अगर आप बनाने की कोशिश करोगे ये पिरामिड तो कैसा बनेगा? 1, now this will be really large number, okay, and then again there will be a small number, and then again a small number. तो ये कैसा दिखेगा? स्पिंडल शेप, नहीं, स्पिंडल शेप, ठीक है, इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। 134th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना। ये जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है HC हाइड्रोकार्बन प्लस NO प्लस O2, है ना, एंड देयर इज UV लाइट, फॉर्मेशन ऑफ NO2 PAN, है ना, एंड O3, ठीक है जी। Which phenomena is indicated by above reaction? Again directly NCERT का है ये, है ना। ये क्या phenomena है? फोटोकेमिकल स्मॉग का है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, फोटोकेमिकल स्मॉग है ये। 135, region with high level of species richness and high degree of endemism are called, है ना, ऐसा एरिया जहाँ की स्पीसीज रिचनेस बहुत अधिक हो और मोस्टली क्या हो? एंडेमिक स्पीसीज हो, इसको हम क्या बोलते हैं? हॉट स्पॉट। क्या बोलते हैं? हॉट स्पॉट। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, हॉट स्पॉट। 136, अफ्रीकन कैटफिश which illegally introduced for aquaculture purpose is posing a threat to the indigenous catfishes is, है ना। तो देखो illegally हमने क्या किया? एक अफ्रीकन कैटफिश को लाया क्योंकि वो जल्दी जल्दी बड़ी हो जाती है ना, उसका बायोमास बहुत अधिक होता है एंड स्पाइंस भी कम होते हैं, तो कमर्शियल वैल्यू उसकी ज़्यादा है, इनपुट कम है, कम समय में बड़ी हो जाती है, इसलिए हमने उसको इलीगली लाया और उसका एक्वाकल्चर करने लगे, है ना। बट ये जो आपका कैटफिश है, अफ्रीकन कैटफिश, ये इंडियन एक्वेटिक इकोसिस्टम में नाउ क्या कर रही है कि जो इंडिजिनस कैटफिशेस हैं, है ना, उनके लिए ये क्या हो गई है? एक खतरा बन गई है, वो उनको आउट कम्पीट कर रही है। पूछ रहा है कि ये कौन सी कैटफिश है ना, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? ऑप्शन देखो, डैफनिया, किकलेड, नाइल पर्च या क्लैरियास। अब देखो, डैफनिया इज नॉट अ फिश, इट इज अ इंसेक्ट, वाटर फ्ली है ये। किकलेड ये भी नहीं है, नाइल पर्च ये सब फिश है ना, कैटफिश नहीं है। कैटफिश कौन है इसमें से? क्लैरियास, है ना। क्लैरियास क्या होता है? हिंदी में इसको मांगुर बोलते हैं, है ना। ओके, तो इट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। 137, which statement is true concerning this food chain? Grass, rabbit, snake, hawk. Each population is omnivore. अब हर एक कोई तो इसमें omnivore नहीं है, राइट। रैबिट्स वगैरह तो omnivore नहीं होते, तो ये गलत है। Each predator population has a greater biomass than its prey population. बिल्कुल नहीं, है ना, उल्टा होता है। Both option 1 and 2, और फोर्थ ऑप्शन दिया है each population has a greater biomass than its predator population। हाँ जी, यही तो होता है, predator population का बायोमास क्या होगा? कम होगा as compared to the prey। Okay, so option number 4 is correct। 138,
ह्यूमस इज डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स एंड release of inorganic nutrient occurs in by the process known as, है ना। तो क्वेश्चन देखो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है ये बोल रहा है ह्यूमस इज डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स, हम ह्यूमस का डिग्रेडेशन कर रहे हैं। ओके, यूजुअली कौन करता है? फंजाइज एंड सम बैक्टीरिया। सो ह्यूमस इज डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स एंड रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स अकर बाय द प्रोसेस नोन एज मिनरलाइजेशन, क्योंकि अल्टीमेटली जब ह्यूमस का भी डिग्रेडेशन होगा तो आपके क्या बनेंगे? इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स बनेंगे, मिनरल आयंस बनेंगे, उनका डिपोजिशन होगा सॉइल लेयर में, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? मिनरलाइजेशन, है ना। द ओनली फैक्ट इज ह्यूमस से मिनरलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है इट इज अ स्लो प्रोसेस। ओके, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 मिनरलाइजेशन। इट इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा आप लोग। 139 हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना। हम बीओडी की बात कर रहे हैं। अमाउंट ऑफ O2 रिक्वायर्ड बाय माइक्रोब्स टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट, बिल्कुल सही बात है ना। बीओडी क्या होता है? एक्चुअली इट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, सो इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रोब्स फॉर कंप्लीट डाइजेशन और ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक वेस्ट। ठीक है, वही होता है, इसलिए ये सही है। बी क्या है? अमाउंट ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स ऑन डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक वेस्ट। CO2 प्रोड्यूस करेंगे, O2 कहाँ प्रोड्यूस करेंगे, है ना। तो ये गलत है। अमाउंट ऑफ O2 रिक्वायर्ड बाय माइक्रोब्स टू सर्वाइव, दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट, है ना। करेक्ट आंसर क्या है? सिर्फ ऑप्शन ए, है ना। सॉरी, स्टेटमेंट ए, है ना, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 ओनली ए। 140 The reason for prickly pear cactus to spread in Australia is brought by availability of water, human activity, absence of cactus feeding animal या availability of predator in Australia। अब देखो, अगर आपको prickly pear cactus का केस याद है तो ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर गया था, है ना, मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स में ऑस्ट्रेलिया में। क्यों? क्योंकि इसका प्रीडेटर नहीं था वहाँ पे। जो इसका प्रीडेटर मॉथ है, जो कि एक एनिमल है ना, वो वहाँ पे नहीं था। ठीक है, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 एब्सेंस ऑफ कैक्टस फीडिंग एनिमल, दैट इज इट्स प्रीडेटर। क्वेश्चन 141 जो है ना, चूज द करेक्ट मैच। ए दिया हुआ है को एवोल्यूशन, एंडोपैरासाइट एंड होस्ट, बिल्कुल सही बात है। म्यूचुअलिज्म, रिलेशनशिप ऑफ प्लांट्स एंड बीजीए, ये भी होता है, वी हैव सीन द केस ऑफ कोरलॉइड रूट्स। एंड सी सेक्सुअल डिसीट सोन बाय ओपुंसिया प्लांट, बिल्कुल नहीं। सेक्सुअल डिसीट कौन करता है? आपका हमने देखा था इन केस ऑफ ऑफेरिस, है ना, स्यूडो पॉपुलेशन वाला केस। सो दिस इज इनकरेक्ट। एंड डी कर्नल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट कॉम्पिटिशन, बिल्कुल कर्नल फील्ड एक्सपेरिमेंट याद करो, स्कॉटलैंड में किया था, जहाँ पे कि जो लार्जर बार्निकल के स्पीसीज हैं, बालनेस, दे आउट कम्पीटेड द स्मॉल बार्निकल स्पीसीज कॉल्ड चैथामेलस, है ना। तो ये जो आपका फील्ड एक्सपेरिमेंट था, ये किसके लिए था? फॉर कंपटीशन। तो ये भी क्या है? सही है। तो ए, बी एंड डी आर करेक्ट। ओके, ओनली सी इज रॉन्ग, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। 142 which one of the following options gives the correct categorization of 6 organisms according to the type of consumers, है ना। तो यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, अब देखते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर बर्ड एंड वुल्फ, वुल्फ इज नॉट अ प्राइमरी कंज्यूमर, गलत हो गया। लायन, लायन भी प्राइमरी कंज्यूमर नहीं, ये भी गलत हो गया। ग्रास हॉपर एंड काउ, यस बोथ आर प्राइमरी कंज्यूमर, ये तो सही है ना। जू प्लैंकटन एंड ग्रास हॉपर, ये भी क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। ठीक है, बी देखते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर फिश, वुल्फ, है ना। तो फिश सेकेंडरी कंज्यूमर है, वुल्फ भी है ना। सेकेंडरी कंज्यूमर में फिर आ गया फिश लाइन, ये भी हो सकता है। सी टर्शियरी कंज्यूमर, मैन लायन हो सकते हैं। बर्ड एंड काउ, काउ कैन नॉट बी टर्शियरी कंज्यूमर, है ना, तो वो गलत हो गया। करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। 143 आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच फ्रॉम कॉलम 1, 2 एंड 3। ओके, यहाँ पे कुछ आपके पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस दिए हुए हैं, आपको मैच करना है। अब देखो, जो प्रीडेटर होता है दैट इज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड, है ना। प्रीडेशन इज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड एंड प्रीडेशन में क्या होता है? एक को फायदा, एक को नुकसान, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। कमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म
हमें देखने को मिलता है जहाँ पे कि एक को तो फायदा हो रहा हो लेकिन दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो, है ना, +0, है ना। कहाँ देखने को मिलता है? सी एनिमल एंड क्लाउन फिश। म्यूचुअलिज्म ++ है, ये दोनों को फायदा हो रहा हो, है ना, जैसे कि हमें कहाँ देखने को मिलता है? प्लांट पॉलिनेटर रिलेशनशिप, ये भी सही है। पैरासिटिज्म, नाउ कुकू एंड क्रो, ब्रूड पैरासिटिज्म का केस, है ना, और इसमें क्या होता है? एक को फायदा हो रहा है और एक को घाटा हो रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। 144, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग, कॉलम 1, 2 एंड 3, है ना। देखो, तो आपको करेक्ट मैच बताना है। यूरीथर्मल्स किसको बोलते हैं? एबल टू टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, है ना, और सारे के सारे यूरीथर्मल कौन होते हैं? थर्मो रेगुलेशन शो करने वाले ऑर्गेनिजम्स, यानी कि वार्म ब्लडेड। स्टेनोथर्मल, एबल टू टॉलरेट नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, है ना, और ये सारे कौन होते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल लाइक पोइकिलोथर्म्स। कन्फर्मर्स, ऐसे जिनका की बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद एम्बिएंट टेम्परेचर और आउटसाइड टेम्परेचर, है ना, और 99% ऑफ योर एनिमल्स आर कन्फर्मर्स, है ना। सिर्फ 1% क्या है? रेगुलेटर्स, है ना। डायापॉज क्या होता है? अ स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट, कहाँ देखने को मिलता है? जूप्लैंक्टन। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। 145, डायग्राम दिया हुआ आपको मेजर बायोम्स का, है ना, और पूछ रहा है कि ग्रासलैंड और कोनिफेरस फॉरेस्ट कौन कौन सा इसमें से, है ना, विच डिपेक्ट ग्रासलैंड एंड कोनिफेरस फॉरेस्ट। तो देखो बी जो है वो क्या है? ग्रासलैंड के लिए है, और जो ई है वो किसके लिए है? कोनिफेरस फॉरेस्ट के लिए, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2। 146, कंसिडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स, है ना, A to D, 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, और आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट कौन से हैं। The level of thermal tolerance of different species determines to large extent their geographical distribution. बिल्कुल सही बात है, like birds and mammals, है ना, वो क्या है? वो आपके रेगुलेटर्स हैं, they can tolerate wide range of temperature, और इसीलिए birds और mammals can be found from equator to poles, है ना, wide distribution है, तो ये करेक्ट है। Second, the quality of soil does not depend upon the withering process, है ना, ये तो गलत है। क्वालिटी ऑफ सॉइल डिपेंड करता है विदरिंग प्रोसेस पे कि विदरिंग किस तरह से हुई है ना, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। थर्ड, all the color components of visible spectrum are available for marine plants living in different depths of the ocean. नहीं जी, ऐसा नहीं होता, याद करो, जैसे जैसे आप पानी में नीचे जाओगे, जैसे ही जैसे लाइट नीचे पेनिट्रेट करेगा, लाइट का क्या होगा? स्कैटरिंग होगा, और उसकी वजह से जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज करेगी सिर्फ रेड लाइट नीचे मिलेगा, है ना, ब्लू पहले स्कैटर होगा, ऐसे स्कैटरिंग होती जाएगी और लास्ट में सिर्फ क्या बचेगा? रेड। ओके, तो इसकी वजह से जो एल्गीज हैं उनका वर्टिकल क्या हो गया? स्ट्रैटिफिकेशन हो गया, सबसे ऊपर ग्रीन एल्गी, फिर ब्राउन एल्गी, फिर रेड एल्गी, है ना। तो ये क्या हो गया? स्टेटमेंट गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी, मेनी हर्ब्स एंड श्रब्स इन रेन फॉरेस्ट adapt to photosynthesize optimally under very low condition as they grow under canopy trees, बिल्कुल सही बात है, और ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? सियोफाइट्स। ओके, तो ये भी सही है, तो ए और डी सही है, बाकी सब गलत है, ऑप्शन नंबर 2। 147, है ना, यहाँ पे बहुत सारा ग्राफ दिया हुआ है, 3 ग्राफ दिया हुआ है आपको, और पूछ रहा है कि इनमें से सही कौन सा है ना। तो अगर आप क्लोजली देखो तो सिर्फ जो बी वाला ग्राफ है ना वो सही है ना। वाई एक्सिस पे क्या है? इंटरनल लेवल्स, और एक्स एक्सिस पे क्या है? एक्सटर्नल लेवल्स। ओके, यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल पैरामीटर एक्स एक्सिस पर एंड इंटरनल पैरामीटर्स वाई एक्सिस पर, है ना। और देखो जो इंटरनल वैल्यूज हैं वो चेंज नहीं हो रहे हैं, एक्सटर्नल वैल्यूज चेंज होने पे इन केस ऑफ रेगुलेटर्स, है ना, यानी कि दे आर मेंटेनिंग अ कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट, है ना। कन्फर्मर्स में वो लीनियरली चेंज हो रहा है, और पार्शियल रेगुलेटर्स में टू सम एक्सटेंट चेंज हो रहा है, और बाद में क्या हो रहा है? चेंज नहीं हो रहा है। सो ऑप्शन नंबर 3, ओनली बी इज द राइट आंसर। 148, रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स A to D, है ना। 4 स्टेटमेंट देखो क्या है? ज्योमेट्रिक
ग्रोथ प्रोड्यूसेस जे शेप्ड पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, बिल्कुल सही बात है ना, ज्योमेट्रिक ग्रोथ से जे कर्व आता है। लॉजिस्टिक ग्रोथ अकर्स व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटिंग, बिल्कुल सही बात है ना, हमने पढ़ा भी है ये, ठीक है। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ जो है वो जब रिसोर्सेज लिमिटिंग होते हैं तभी मिलते हैं, है ना। सी जो है इक्वेशन फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज nt इज इक्वल्स टू n नॉट e टू पावर rt, ये भी सही है ना। डी जो है लिमिटिंग फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ पॉपुलेशन वंस इट रीचेज इट्स कैरिंग कैपेसिटी, बिल्कुल सही बात है। जैसे ही कैरिंग कैपेसिटी आएगा, अब जो फैक्टर्स हैं, लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, वो पॉपुलेशन साइज को कंट्रोल करने लगेंगे, ठीक है। तो कितने सही हैं? चारों सही हैं, ऑप्शन नंबर 1। 149 यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है आपका स्क्रबर का, है ना, और आपसे पूछ रहा है कि ABCD कौन सा है, तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, है ना। ए जो है वो ड्राई एयर है, बी जो है वो पार्टिकुलेट मैटर है, सी इज वाटर या लाइम स्प्रे, एंड डी जो है वो एग्जॉस्ट है, किसका? क्लीन एयर का, ठीक है। 150। ओके, यहाँ पे एक फूड वेब दिया हुआ है और आपको आइडेंटिफाई करना है ABCD, ठीक है। तो ए क्या हो सकता है? स्नेक, बी क्या है? ग्रासहॉपर, सी इज रैबिट एंड डी इज डियर, ओके, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2। 151 फाइंड आउट द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। इन situ कंजर्वेशन, बॉटनिकल गार्डन, एंडेमिक स्पीसीज। बॉटनिकल गार्डन इज ex situ नॉट इन situ, गलत हो गया ये। ऑप्शन नंबर 2 ex situ कंजर्वेशन, जूलॉजिकल पार्क, सही है। किसके लिए? क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए, ये भी सही है। थर्ड, नैरो यूटिलिटेरियन, पॉलिनेशन एंड डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट, ये तो गलत है। तो सिर्फ कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 2, है ना। तो मतलब जो सेकंड मैच है वही सही है, इसीलिए करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, 2 ओनली। 152 सक्सेशन इन अ वाटर बॉडी लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ, है ना। देखो, सक्सेशन वाटर बॉडी में हो, हाइड्रार्क हो या फिर जेरार्क हो, वो कहाँ जाएगा? मेजोफाइटिक वेजिटेशन की तरफ, है ना। हाइड्रार्क हो या जेरार्क हो, दोनों कहाँ जाएगा? मेजोफाइटिक वेजिटेशन की तरफ, इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, ओके। 153 which of the following diseases is not related to blood of human? हीमोफीलिया बिल्कुल रिलेटेड है ना, ब्लड क्लॉटिंग से है। सिकल सेल एनीमिया ये भी रिलेटेड है, थैलेसीमिया ये भी रिलेटेड है। फिनाइलकेटोन्यूरिया मेटाबॉलिक एरर है ये, है ना, अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड ये डिसऑर्डर है। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। 154 यहाँ पे एक पेडिग्री एनालिसिस दी हुई है, पेडिग्री चार्ट दी हुई है, आपको एनालिसिस करना है और बताना है कि ये किस तरह का चार्ट है ना। ऑप्शंस है मैटरनल इनहेरिटेंस, एक्स लिंक इनहेरिटेंस, ऑटोसोमल रिसेसिव या एक्स लिंक डोमिनेंट, ओके। देखो, इसमें देखो फर्स्ट जनरेशन में मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड हो रहे हैं, है ना, विद सेम प्रोपोर्शन, इसीलिए ये एक्स लिंक तो नहीं होगा, ये क्या होगा? ऑटोसोमल होगा, ठीक है। ये क्या होगा? ऑटोसोमल। अब ऑटोसोमल में भी आप देखो, जो F2 जनरेशन है उसमें कुछ इंडिविजुअल्स अफेक्ट हो रहे हैं, बाकी नहीं अफेक्ट हो रहे हैं, है ना। अगर ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होता तो मैक्सिमम यहाँ पे क्या होते? अफेक्टेड होते, है ना। अगर किसी अफेक्टेड पर्सन है और ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो उसके सारे बच्चे क्या हो जाते हैं? अफेक्टेड, है ना। लेकिन यहाँ पे कुछ ही अफेक्टेड हो रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव है। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। 155 which of the following features belong to double helix structure of ddna, है ना। पैरेलल पोलैरिटी नहीं जी, एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है, गलत है। कॉम्प्लीमेंटारिटी होती है, सही है। लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग, सही है। प्यूरीन प्यूरीन नहीं जी, कभी भी बेस पेयरिंग प्यूरीन प्यूरीन में नहीं होती है, प्यूरीन पायरीमिडीन में होती है, गलत है। एक मिनट, लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग नहीं होगी, यहाँ पे क्या होती है? राइट हैंडेड कॉइलिंग, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया था, है ना। पार्डन मी ऑन दैट। एडेनिन यूरासिल, डीएनए में एडेनिन यूरासिल से नहीं होता, एडेनिन किससे होगा? थाइमीन से, तो ये भी गलत है। तो सही क्या है? सिर्फ ऑप्शन बी, कॉम्प्लीमेंटारिटी, है ना। ओनली 3 ऑप्शन, ओनली बी ऑप्शन नंबर 3। 156 है ना, यहाँ पे एक डीएनए का सीक्वेंस दिया हुआ है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, है ना, और आपको बताना है ना, ये सीक्वेंस जो दिया हुआ है ये एमआरएनए का इकोलाई में दिया हुआ है ना।
आपको बताना है कि व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ अ जीन, है ना। तो कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ अ जीन, याद रखना जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है वो टेम्पलेट नहीं होता है ना, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड नहीं होता है। तो जो कोडिंग स्ट्रैंड है उसका सीक्वेंस आपको बताना है, तो वो बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा कि mRNA है, एक्सेप्ट कि जहाँ पे U है यहाँ पे क्या होगा, T होगा। mRNA में जहाँ पे U है DNA में क्या होगा, T होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। 157 The unequivocal proof of DNA is the genetic material came from the experiment of Hershey and Chase they worked on, है ना। तो बेसिकली पूछ रहा है कि हार्शी एंड चेज ने किस पे काम किया था, बैक्टीरिया, फंजाई, बैक्टीरियोफाज या ब्लू ग्रीन एल्गी। नाउ यू ऑल नो इन्होंने किस पे काम किया था, बैक्टीरियोफाज पे, है ना, बैक्टीरियोफाज पे। और क्या किया था, बैक्टीरियोफाज के प्रोटीन को लेबल कर दिया था S35 से, और जो जेनेटिक मटेरियल है उसको लेबल कर दिया था P32 से। करेक्ट, तो करेक्ट आंसर क्या है, बैक्टीरियोफाज। 158 which of the following structure is incorrectly paired with its function, है ना। 5 प्राइम एंड ऑफ tRNA और फंक्शन लिखा है a site of tRNA at which activated amino acid binds, जी नहीं, एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड कहाँ बाइंड करता है, 3 प्राइम एंड ऑफ द tRNA। चार्जिंग कहाँ होती है, 3 प्राइम एंड पे, 5 प्राइम एंड पे नहीं होती है। ये इनकरेक्ट मैच है और यही आपका करेक्ट आंसर भी है। UTRs रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस, बिल्कुल सही है। जो अनट्रांसलेटेड रीजन्स होते हैं वो जरूरी होते हैं फॉर इफेक्टिव ट्रांसलेशन प्रोसेस। प्रमोटर अ साइट इन लैक ऑपरॉन एट विच RNA पॉलीमरेज बाइंड्स, ये भी सही है। hnRNA कैप required for binding of mRNA to a smaller subunit of ATS, है ना, ये भी सही है। ओके, सो 158 का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1। 159 a large holes in Swiss cheese, है ना, जो स्विस चीज होता है उसमें बड़े बड़े ऐसे होल्स होते हैं, राइट, आर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। दिस CO2 इज प्रोड्यूस्ड बाय, ये कौन प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है आपका प्रोपियोनियो बैक्टीरियम शर्मानी, है ना, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी फर्मेंटेशन से बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस करता है और जिसकी वजह से यहाँ पे लार्ज होल्स का प्रोडक्शन होता है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। 160 which of the following is not a source of polymerase enzyme that is used in PCR technology, है ना। पहला है पायरोकोकस फ्यूरियोसिस। अब पायरोकोकस फ्यूरियोसिस से हमें मिलता है PFU पॉलीमरेज। ओके, थर्मस एक्वेटिकस, इससे हमें मिलता है टैक DNA पॉलीमरेज। थर्मोकोकस लिटोरालिस आर्किबैक्टीरिया अगेन, ये भी है ना, इससे हमें क्या मिलता है, बेंच DNA पॉलीमरेज, है ना, और ये ज़्यादा अच्छा है लेकिन महंगा है। ओके, हीमोफिलस इजिप्टियस, इससे हमें DNA पॉलीमरेज नहीं मिलता, इससे हम क्या आइसोलेट करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम HAE सीरीज के जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस हैं, है ना, इसीलिए यहाँ से हमें कोई पॉलीमरेज नहीं मिलता और यही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। 161 सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, है ना। द रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑफ EcoR1 इज GAATTC, ये तो सही है, RE सीक्वेंस तो सही है। This restriction endonuclease enzyme cuts the strand of DNA from the center of palindromic site and produces non-sticky end. बिल्कुल नहीं, EcoR1 कहाँ कट करता है, 5 प्राइम साइड से G और A के बीच में कट करता है, राइट, और नॉन स्टिकी नहीं, स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है और यही आपका राइट ऑप्शन भी है। ओके, बाकी के ऑप्शंस में क्या लिखा हुआ है, the separate DNA fragments in agarose, the separated DNA fragments in agarose gel can be visualized only after staining DNA with ethidium bromide followed by UV radiation, बिल्कुल सही बात है। Both plasmids and bacteriophages have the ability to replicate within bacterial cells independent of control of chromosomal DNA, ये भी सही है। Bioelastic is a method of gene transfer in which cells are bombarded with high velocity microparticles of gold or tungsten coated with DNA, ये भी सही है ना, आपने पढ़ रखा है ये सब। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1। 162 ग्लोमस oscillatoria filamentous and azotobacter are common because they belong to, क्या ये सब नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और ये सब क्या हैं, फर्टिलाइजर्स हैं। ओके,
करेक्ट आंसर क्या है? 1 बायोफर्टिलाइजर्स. ओके. 163. अ कलर ब्लाइंड मैन, सॉरी अ कलर ब्लाइंड वुमन मैरीज, है ना. तो यहाँ पे हम लोग एक वुमन ले रहे हैं और यहाँ पे एक मेल ले रहे हैं. ये कलर ब्लाइंड है. आपको मालूम है कलर ब्लाइंडनेस कैसा होता है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर है. इसका मतलब इस पे इसका जीनोटाइप क्या होगा? XCB. तभी तो ये सफरर है. ये क्या है? सफरर है. ठीक है. She has married to a man, है ना, married with normal son of a color blind father, है ना. तो ये सन तो नॉर्मल है लेकिन इसके फादर कलर ब्लाइंड थे. फादर कलर ब्लाइंड थे लेकिन ये जो मेल है ये नॉर्मल है. इसका मतलब जो इसका एक्स है ये नॉर्मल है और दूसरा क्या होगा? वाई होगा. ठीक है. तो पूछ रहा है देयर डॉटर्स विल बी, डॉटर्स क्या होंगे? XCB X और क्या होगा? XCBX. यही तो दो डॉटर्स बनेंगे, बाकी तो सन बन जाएंगे ना. और दोनों सन क्या होंगे? कलर ब्लाइंड. लेकिन जो दोनों डॉटर्स है वो क्या होंगी? कैरियर्स. ओनली कैरियर्स नहीं. इसीलिए करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, ऑल कैरियर्स. 165. ह्यूमन स्किन कलर इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ, है ना. तो ह्यूमन का जो स्किन कलर है ये किसका एग्जाम्पल है? इट इज अ पॉलीजेनिक ट्रेट, है ना. ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है. ऑप्शन नंबर 1. 165. बीटा थैलेसीमिया डिजीज इज ड्यू टू. अब बीटा थैलेसीमिया होता किसकी वजह से? देखो थैलेसीमिया दो तरह का होता है, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया. बीटा थैलेसीमिया होता है बिकॉज ऑफ म्यूटेशन इन द HBB जीन. HBB जीन जो कहाँ होता है? क्रोमोसोम नंबर 11 पे. अगर इसमें म्यूटेशन हुआ है तो क्या होगा? बीटा थैलेसीमिया. ठीक है. अगर HBA जीन में, है ना, HBA1 एंड HBA2 इन दोनों जीन में अगर हो रहा है तो इससे क्या होगा? अल्फा थैलेसीमिया. हम लोग बोलते हैं ना कि अल्फा थैलेसीमिया इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ म्यूटेशंस, है ना. बीटा थैलेसीमिया वन म्यूटेशन इज एनफ. ठीक है. तो इसीलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया है आपका? ऑप्शन नंबर 3, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया, है ना. क्वेश्चन यहाँ पे बीटा थैलेसीमिया पूछ रहा है. किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ म्यूटेशन इन दी HBB जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 11. 166 क्वेश्चन देखते हैं. अ मैन विथ ब्लड ग्रुप AB, है ना, एक आदमी है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? AB. ठीक है. तो ये बेसिकली क्या होगा? IA IB. इसकी शादी किससे हो रही है? एक फीमेल से जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? O. ठीक है. अब पूछ रहा है व्हाट आर द ऑल पॉसिबिलिटीज. पॉसिबिलिटीज क्या होगी? और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है. तो या तो A बनेंगे या B बनेंगे. ये 50% और दूसरा भी 50%. समझ में आ रहा है? तो इनके जितने भी प्रोजेनीज होंगे, जितने भी बच्चे होंगे, 50% A होंगे और 50% B होंगे. चांसेस. ओके. ऑप्शन नंबर 1. ओके. 167. सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, है ना. पहला दिया है मल्टीपल अलील्स आर प्रेजेंट एट द सेम लोकस ऑफ क्रोमोसोम. अगर हम अलील्स की बात कर रहे हैं मतलब हम किसी पर्टिकुलर जीन के बारे में बात कर रहे हैं. तो एक जीन के चाहे जितने भी अलील्स हो सबका लोकस क्या होगा? सेम होगा. ठीक है. इट इज करेक्ट. मल्टीपल अलील्स आर प्रेजेंट एट डिफरेंट लोकाई ऑफ द सेम क्रोमोसोम. बिल्कुल गलत बात है. सो इट इज अ रॉन्ग इनकरेक्ट स्टेटमेंट और यही आपका करेक्ट आंसर है. 168. How many bar bodies and Y bodies are respectively present in Turner syndrome? ठीक है. टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? 44 प्लस X, सिंगल X. यहाँ पे O खाली है. ठीक है. तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है? 45, है ना. मोनोसोमी का केस है ये. तो इसमें एक ही X है ना. तो बार बॉडी बनेगा क्या? ये नहीं बनेगा. तो 0X बार बॉडी, है ना. और Y तो है ही नहीं. तो आंसर क्या होगा आपका?
ऑप्शन नंबर 3 0 एंड 0, है ना। तो बार बॉडी भी 0 बनेंगे और वाई बॉडीज भी 0। चलिए 169, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विथ कॉलम 2। देखो यहाँ पे दिया हुआ है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम ट्राइजोमी होता है 21st क्रोमोसोम का, तो कितने हो जाएंगे 47 क्रोमोसोम, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम मोनोजोमी है, कितने हो जाएंगे 45, अभी हमने देखा। सिकल सेल एनीमिया, ये क्या होता है, एक क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है ना, द क्वालिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इज चेंज्ड, है ना। एंड थैलेसीमिया, ये क्या होता है, एक क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर्म्ड कम हो जाता है, तो ये क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है, सॉरी क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है ना। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। 170, यहाँ पे दिया हुआ है एक सीक्वेंस दिया हुआ है ना, और लिख रहा है इज अ सीक्वेंस फ्रॉम टेम्पलेटिंग स्ट्रैंड ऑफ जीएनए ऑफ अ जीन, है ना। तो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, व्हाट विल बी द करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए, ठीक है। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड है तो एमआरएनए क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा, है ना। तो जहाँ पे टी है वहाँ पे क्या होगा, ए होगा, जहाँ पे ए है वहाँ पे टी तो नहीं हो सकता, क्या होगा, यू होगा, जहाँ पे सी है वहाँ पे जी होगा, है ना। समझ में आ रहा है। तो अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2। 171, all of the following are part of a tRNA except कोडोन, एंटीकोडोन, DHU आर्म एंड T-CIC आर्म। देखो एक जो tRNA होता है उसमें 3 लूप्स होते हैं, राइट, DHU, एंटीकोडोन लूप एंड T-CIC लूप, तीनों लूप होते हैं। लेकिन कोडोन जो होता है वो तो mRNA पे होता है ना, ये mRNA का पार्ट है, tRNA का पार्ट नहीं है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। 172, the sequence of nucleotides from non-coding strand of a gene as, है ना। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि ये जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है इज फ्रॉम नॉन कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ अ जीन, है ना। नॉन कोडिंग मतलब क्या है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द रिजल्टेंट ऑफ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, है ना। तो अगर इसमें फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होगा तो उससे कौन सा आएगा। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे या तो कुछ ऐड होगा या डिलीट होगा, है ना, ट्रांजिशनल नहीं होगा, या तो कुछ ऐड होगा या डिलीट होगा। अब देखो अगर मान लो यहाँ से स्टार्टिंग से GAG जो थर्ड पोजीशन का G है अगर वो डिलीट हो जाए तो क्या हो जाएगा, जो नया सीक्वेंस बनेगा वो क्या होगा, GAC, पूरा का पूरा फ्रेम जो है वो 1 यूनिट से क्या हो जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा, है ना। GAC, TCA, TGG एंड TA हो जाएगा, इसीलिए करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2, ओके। 173, what would happen if in a gene encoding a polypeptide of 25 amino acid, है ना। तो देखो ये बोल रहा है कि एक जीन है जो कि 25 अमाइनो एसिड का प्रोटीन एनकोड कर रहा है, इसका मतलब इस जीन में 25 कोडोन्स होंगे, 25 कोडोन्स होंगे, राइट। बोल रहा है कि जो 15th कोडोन है, जो 15th कोडोन है वो चेंज हो जा रहा है किससे, UAC से किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, UAG। अब UAG क्या होता है, स्टॉप कोडोन, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, दिस इज नॉनसेंस म्यूटेशन। ये किसका एग्जांपल है, नॉनसेंस म्यूटेशन का, यानी कि प्रोटीन अब क्या होगा, ये पूरा 25 नहीं बनेगा, 14 तक तो आएगा, 15th पे आके स्टॉप हो जाएगा, तो ये 1 से लेकर के कहां तक बनेगा, 14 तक, नहीं समझ में आ रहा है। इसीलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, अ पॉलीपेप्टाइड ऑफ 14 अमाइनो एसिड विल बी फॉर्म्ड। 174 क्वेश्चन देखते हैं। 174 जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है some amino acids are coded by more than one codon, this property of genetic code is known as degeneracy। क्या बोलते हैं, डिजेनरेसी, इसका मतलब कोडोन्स क्या है, डिजेनरेट है, ऑप्शन नंबर 1। 175, in human genome single nucleotide polymorphism SNPs have identified
है ना। तो ह्यूमन जीनोम में कितने SNPs हमने अभी तक आइडेंटिफाई कर लिया है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना। इट इज़ अ फैक्ट। कितने हैं? 1.4 मिलियंस, है ना। सो 1.4 मिलियंस ऐसे लोकेशंस हैं जहाँ पे कि एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में देयर इज चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ओके, सो दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, याद रखिएगा 1.4 मिलियन। ओके, 176 VNTR इज रिलेटेड टू, VNTR होता क्या है? वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट, और इसी के बेसिस पर हम क्या करते हैं? DNA फिंगरप्रिंटिंग, बिकॉज VNTRs आर यूनिक फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, DNA फिंगरप्रिंटिंग। 177 विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स प्रोड्यूसेस ब्लंट एंड, है ना। तो यहाँ पे कुछ आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दिया हुआ है और आपको बताना है कि इसमें से ब्लंट एंड कौन प्रोड्यूस करता है। पहला है HindIII, है ना। अगर HindIII की बात करें तो इसका जो रेस्ट्रिक्शन साइट है वो है AAGCTT, ठीक है, और ये यहाँ कट कर देता है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये ऐसे कट कर रहा है, तो ये क्या होगा? ब्लंट एंड तो नहीं प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, दूसरा क्या है आपका? EcoR1। EcoR1 क्या है? GAATTC, है ना। तो ये यहां से कट करता है, समझ में आ रहा है। अगर हम EcoR1 के बाद बात करें HAE, हीमोफिलस एजिप्टस से जो मिलता है 3, इसका जो है वो है GGCC, और ये कट कहां से करता है? बीचों बीच। तो ये क्या देगा आपको? ब्लंट एंड। ये क्या देगा? ब्लंट एंड। और अगर BAM H1 की बात करें, है ना, वहां पे एक मिसप्रिंट है, BAM H1 की बात करें तो इसका साइड कैसे है? GGATCC, और कटिंग कहाँ है? समझ में आ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3, HAE3। ओके, 178 देखिए, ये बोल रहा सेलेक्ट द करेक्ट मैच। ओके, और यहाँ पे मैच कुछ दिया हुआ है। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ठीक है, डिफरेंशिएट रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट। ऑब्वियसली इसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग हम किसके बेसिस पर कर रहे हैं? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के बेसिस पर, और ये करेक्ट मैच है, और यही आपका करेक्ट आंसर भी है ना। बाकी जो है वो सब के सब क्या है? गलत मैच है। 179 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, है ना, यानी कि बेसिकली पूछ रहा है इनमें से कौन करेक्ट स्टेटमेंट है। पहला, इन इंडिया GAEC, है ना, अप्रूवल कमिटी जो है आपका, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, will make decisions regarding the validity of GM research and safety of introducing GM organisms for public services। बिल्कुल सही बात है ना, और ये क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है, और यही आपका राइट आंसर भी है। बाकी स्टेटमेंट देखो, गोल्डन राइस इज डिस्टिंक्ट फॉर इट्स यूनिक अरोमा एंड फ्लेवर एंड 27 varieties ऑफ गोल्डन राइस ग्रोन इन इंडिया। एक्चुअली ये बासमती की बात कर रहा है ना, और नाम लिखा है गोल्डन राइस, है ना, तो ये इनकरेक्ट है। Third, Indian Parliament did not amended in Indian Patent Bill that explained biotechnological issues। गलत है, amendment हुआ था, है ना। Fourth है, in 1997 the first transgenic cow Rosie which produced vitamin B12 rich milk। नहीं जी, इसमें क्या था? अल्फा ह्यूमन लैक्टोएल्बुमिन था, है ना, तो ये भी गलत है। करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 1। 180 लास्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following pairs is wrongly matched, है ना। lactic acid bacteria, partial digestion of the milk proteins, cheese, oldest food item in which microbes were used, streptokinase used as an immunosuppressive। नहीं जी, streptokinase को आप कैसे यूज करते हो? थ्रोम्बोलाइटिक प्रॉपर्टी के लिए, है ना, तो ये क्या है? इनकरेक्ट है, इट इज अ wrongly matched pair। फोर्थ है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इन STP मिथानोजेंस, तो वो भी सही है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, दिस इज अ रॉन्ग मैच। ओके, सो दीज वर योर 180 क्वेश्चंस। HST 2 के ये आपके सारे क्वेश्चंस थे, है ना। आई होप आप लोगों ने अच्छा किया होगा।
एंड अगर कहीं पे कुछ गलती हुई है तो ये वीडियो सॉल्यूशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. ओके, नाउ कीप लर्निंग, है ना, एंड वी विल कम अप अगेन विथ another set of video solutions for your next round of question papers. Okay, so thank you very much and see you later. Thank you.